हमने कहा और काफी चीजें हैं, लेकिन गोपाल जी क्या जरूरत पड़ी, क्या इस थ्योरी को हम सही माने कि शिंदे साहब वाला दड़ा जो है वो कमजोर पड़ रहा है या वो टेक्निकल चीजों में अटक जाएगा, तो आप पहले से इंतजाम कर रहे हैं। और फिर देखिए बीजेपी को जिस तरीके से जनता देखती है, अब ऐसे तो आप सबसे हाथ मिलाते चले जाएंगे तो खुद बीजेपी के अंदर कितना असंतोष होगा। और ये भी देखिए कि जो वोट देते हैं आपको वो भी ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखिए विपिन जी, सबसे पहले देखना चाहिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो स्टेट इलेक्शन हुआ था उसमें जनता का मैंडेट किसे था। वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और जनता ने उसी को मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी को का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था और दोनों की मिलकर सरकार बननी चाहिए थी और मोदी जी के नेतृत्व में यह इलेक्शन लड़ा गया था और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा गया था। बैक स्टेप किसने किया महाराष्ट्र में? शिवसेना ने। किसने ये सारी धोखाधड़ी करी जनता के मैंडेट के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और प्रजातंत्र के मूल्यों को खत्म किसने किया महाराष्ट्र में? शिवसेना ने, ये कांग्रेस ने और एनसीपी ने मिलके। तो अल्टीमेटली प्रजातंत्र के ऊपर अगर इस तरह का आप कुठाराघात करेंगे और जनता के मैंडेट को कुचलेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका ब्लेम डालेंगे तो यह अपने आप में विडंबना है कि उन लोगों को ग्राउंड रियलिटी से आंख बंद करके चल रहे हैं। दूसरी बात कि अजीत पवार जी जो आए हैं एनसीपी से, वह उनके लिए रिजेंटमेंट या उनके अंदर ये जो अविश्वास शरद पवार जी के लिए वो क्यों है? वो इसलिए है कि जब उनका जो ड्यू था उस पार्टी में वह उन्हें सुप्रिया सुले जी के कारण नहीं मिल रहा था और वह एनसीपी अपने आप में पिता और पुत्री के हित को साधने का एक स्ट्रक्चर बन गया था, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो रिजेंटमेंट उनके अंदर है, धोखा उन्होंने किया और वह उनकी पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम है। वो हमारे पास आए और वो हमारी पार्टी को सरकार को ज्वाइन कर रहे हैं। अलग से एक पार्टी है, गठबंधन की सरकार है। आप सारे लोग कहते थे कि भाजपा गठबंधन का धर्म नहीं निभाना चाहती और पार्टियां नहीं आती। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो लोगों ने स्वागत करना चाहिए। नहीं, पर गोपाल जी ये भी तो है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे, ये बोला कि भ्रष्टाचारियों को वो छोड़ेंगे नहीं, पर यहाँ तो लाइन से भ्रष्टाचारी खड़े हैं जिन पे मंत्रिमंडल में शपथ दिले हो गई, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, बाकी के मंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार प्रूव होगा तो वो जेल नहीं जाएगा? कोई भी आरोप प्रत्यारोप के ऊपर तो कोई कल्प्रिट हो नहीं सकता। ये तो आप पार्टी और कांग्रेस की बात है। अभी तो कांग्रेस, लालू यादव जो सपने देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जेल में है। जो राहुल गांधी सपने देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो बेल पे है। सोनिया जी बेल पे है। कौन सा आदमी है जिनके पर जो मनीष सिसोदिया जेल में है? तो ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इनके ऊपर कानून ने केवल एफआईआर या आरोप की बात नहीं है, इन लोगों के ऊपर आगे स्टेज पे जो चार्जशीट है उसको एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने। बेल तक नहीं मिल रही कई लोगों को। तो जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा किसी भी पद पे होगा, प्रधानमंत्री का संकल्प है, प्रतिज्ञा है और वह उसको सजा मिलेगी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे अपोजिशन का हो, चाहे किसी पद पे हो। तो यह जो बात है आने वाले समय में क्या उन पर भ्रष्टाचार प्रूव होगा कि नहीं होगा, वो क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं है, वो भाजपा में है कि एनसीपी में है, उससे कोई मतलब नहीं है। देश का कानून भ्रष्टाचार नहीं। तो गोपाल जी आपने शुरू, चले ठीक है, ये वाली बात भी मान ली मैंने, लेकिन आपने कहा कि उनके अंदर असंतोष था उनके, लेकिन वो आपके विचारधारा के बिल्कुल उलट लोग हैं। कल तक जिन्हें आप कोस रहे थे, जो आपको कोस रहे थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, अजीत पवार का आई थिंक बयान विनय अगर मैं गलत नहीं हूं, कि ये सबसे असफल मुख्यमंत्री है, सबसे असफल सरकार है। क्या जरूरत थी उनसे हाथ मिलाने की? देखिए, जरूरत जो राजनीति है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, राजनीति संभावनाओं का असीम वो स्थान है जहां पे कुछ भी संभावना होती। संभावनाओं पे चर्चा हम नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट ये है
कि अजीत पवार जो पिछली बार अभी पीछे 2-3 दिन पहले शरद पवार जी का क्या बयान आया था, बोला था मैंने क्या राजनीति खेली, मैंने भाजपा को पटकनी दिखा दी। अब इस तरह के वो बयानबाजी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो सवाल लेके मैं चौहान साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो कह रहे हैं कि उस समय तो मेरे ही कहने पे आए थे, इधर की गुगली हो गई, उधर की गुगली हो गई। तो बात यह है कि जो बंदा वोट डालता है उसको आप गुगली फेंकेंगे, बाउंसर फेंकेंगे, इन स्विंगर डालेंगे, आउट स्विंगर डालेंगे। बिल्कुल सही। पवार साहब इन सब चीजों से ऊपर थोड़े ही हैं, कितने भी सम्मानीय होंगे। चौहान साहब, मैंडेट तो भाजपा के ही सत्ता में रहने के लिए था और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं जवाब दूं? किशोर तिवारी, हाँ जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन किशोर तिवारी जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके बाद में आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल। नहीं विपिन भट्ट जी, ये देखिए, मैं महाराष्ट्र की राजनीति से तो 40 साल से जुड़ा हूं और बीजेपी में मैं 30 साल पहले रहा और पूर्णकालीन भी रहा। और मैंने बीजेपी की राजनीति देखी, अटल जी की देखी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की देखी। 14 से 19 तक तो मैं इनके साथ ही रहा। 14 से ही मुझे ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि किसी भी प्रकार सत्ता मिलनी चाहिए, ऐसा प्रयत्न उस वक्त हुआ था। और उस वक्त भी एनसीपी के सपोर्ट से इन्होंने मेजॉरिटी प्रूव की थी, अनकंडीशनल सपोर्ट से। उसके बाद ऐसा मुझे लगा कि इन्हें कहीं से ही परहेज नहीं है। बातें करते चारित्र की और भ्रष्टाचारी बोलते थे। नहीं तो एक मिनट किशोर जी, तो दिक्कत तो फिर आप ही के यहां से शुरू हुई। अभी तो उन्होंने यही बात तो कही, जब मैंडेट आपको और भारतीय जनता पार्टी को मिला था तो आप हाथ छुड़ा के दूसरी तरफ क्यों गए? सरकार नहीं बनानी थी तो ना बनाते, लेकिन आपने उन लोगों से हाथ मिलाया जो विचारधारा में आपके बिल्कुल दक्षिण में खड़े हैं। एक मिनट विपिन जी, आप है ना, मुझे एक तो 20 मिनट के बाद मौका दिया तो थोड़ा बोलने देना। हाँ, मैं मेरी बात रख लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप ही बोल रहे हैं, मैंने तो बस बीच में सवाल पूछा, आप ही बोल रहे हैं। हाँ देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ कि 14 से 19 के अंदर देख लो, शिवसेना 14 में लोकसभा में इनके साथ थी, लेकिन विधानसभा में फिर साथ नहीं थी क्योंकि बीजेपी ने उनको अकेला छोड़ दिया था और युति बीजेपी ने तोड़ी थी। उसके बाद बीजेपी ने हमसे प्रपोजल लेके ही सरकार बनाई थी। तो बीजेपी ने तो पहले सरकार बना ली, फिर हम उनके साथ जुड़े बीजेपी के कहने पे। अब ये जो बात थी कि जो अवहेलना और रीजनल पार्टियों को खत्म करने के नया कल्चर आया, उस कल्चर से आहत होकर ही उद्धव जी ने इनसे दूर जाने का निर्णय लिया। अब उद्धव जी ने जब चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ और बाद में वो जनता में उनको जाना चाहिए था, तो उन्होंने भी कबूल किया कि वो मुझसे गलती हुई, मैंने चुनाव में जनता के पास जाना था। चलो, उसके बाद मैं अभी बताता हूं कि उसके वक्त भी जब हम चले गए तो इन्होंने अजित पवार जी से और शरद पवार जी से अमित शाह और मोदी जी के कंसेंट पर एक दिन की वो 72 घंटे वाली सरकार बनाई। लेकिन 48 घंटे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद भी उन्होंने अजित पवार जी को लेके बनाई और उसके बाद जब हम उनसे दूर गए तो हमारी पार्टी को तोड़ा गया। आप मुझे बताइए, उसी प्रकार से अब एनसीपी को तोड़ा गया है। अब ये हमारे वक्त जब तोड़ा गया तो ईडी सीबीआई की जांच लगी थी, उन लोगों को परेशान किया गया था, अरेस्ट करने की बात की, अरेस्ट कर जैसे अच्छा, एक और बात, एक मिनट मैं जरा ओपी तिवारी जी के पास जा रहा हूं, आपके पास भी दोबारा आऊंगा। ये ईडी सीबीआई बार बार आ रहा है। अरे ईडी सीबीआई भी तो वहीं पे काम करेगी ना जहां पे कुछ होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई लगाई जाती है। मैं इसका जवाब दे देता हूं, फिर आप तिवारी जी के पास जाइए। मैं एक बात बोलता हूं कि विपिन जी, अगर आप अनिल देशमुख की बेल ऑर्डर देखते हैं तो उन्होंने बोला कि सुनी सुनाई बातों पे क्या किसी को जेल में रख सकते हैं, उनकी ऑर्डर में लिखा है, बेल ऑर्डर में। दूसरा, संजय राउत की बेल ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, और आप कहते हैं हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है, फिर वो लोग क्यों खुले झूम रहे हैं और इस आदमी को किस लिए ले आया? तो उसको भी छोड़ दिया, उनको 13 महीने नहीं छोड़ा। देखो, टेक्निकल इश्यू होते हैं जिसके अंदर आप चार्जशीट भी कर सकते हो लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। तो आपने 2.5 साल
छगन भुजबल को रखा था। नहीं, ये देखिए दुधारी तलवार वाली बात है। एक तरफ ये कि आपने गलत किया, दूसरी तरफ ये कि अगर ऐसा ही है कि बिल्कुल सब दूध के धुले हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? जब वो लिख के दे रहा है कोर्ट आपको कि आपके खिलाफ कुछ ये नहीं है, या जो भी आप बातें उदाहरण यहां पेश कर रहे हैं, तो फिर किसकी मजबूरी है? अरे 13 महीने तो जेल में तो रह जाते हैं, और जेल में रह के वहां का। चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ओपी तिवारी साहब, ये जो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति है, इसमें सभी पार्टियां, मैं कह रहा हूं कोई एक पार्टी नहीं, चाहे उसमें शिवसेना को लीजिए, चाहे अभी जो एनसीपी के अंदर हो रहा है उसको लीजिए, क्या यहां पर हो रहा है? क्या सब मौका परस्ती का खेल खेल रहे हैं, या वाकई में कोई ऐसा ईडी सीबीआई का डर है जिससे सब टूटा चला जा रहा है? फिर तो बंगाल में भी होना था और भी दूसरी जगहों पर होना था, पंजाब में भी सरकार नहीं बननी थी, वहां भी ईडी सीबीआई काम ही कर सकती थी ना। विपिन जी, वास्तव में जो अभी पीछे कुछ चर्चा हुई, इस सब की शुरुआत वहीं से होती है 2019 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद से। जो बात आपने अभी कही कि क्या कारण थे कि साथ में चुनाव लड़ करके, अभी अग्रवाल साहब ने ये बात कही है कि साथ में चुनाव लड़ करके और अचानक उद्धव ठाकरे को पता नहीं क्या एहसास हो जाता है और वो चले जाते हैं कांग्रेस एनसीपी के साथ में। ये वहीं से सारा राजनीतिक खेल शुरू होता है। वो उस समय जो बात देवेंद्र फडणवीस के मन में थी, मैं पुनः ये, वो नहीं आ पाए, आ भी नहीं पाया, और उनके इसी सेंटेंस को लेकर के उनको 2.5 साल तक चलाया भी जाता है। तो वो कहीं ना कहीं तो वो मन में बैठा हुआ था ना। भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी ये चाहे वो हमारे साथ कुछ एनालिस्ट एनसीपी के लोग बैठे हुए हैं या किशोर तिवारी जी बैठे हुए हैं, क्या ये तो सभी लोग मानेंगे ना कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हो क्या उभरी थी, और उस पार्टी ने किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था? अगर डिफरेंसेस थे तो वो चुनाव से पहले ही सामने आ जाने चाहिए थे और उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए था, फिर साथ में मिलकर लड़ना ही नहीं चाहिए था। वहां से ये चीज शुरू हुई है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके मन में ये बात रही होगी। और उसके बाद जब ये 2022 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद फिर विधान परिषद के चुनाव हुए, वहां से देवेंद्र फडणवीस को मौका मिला और उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू। और जब उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू की तो उसके बाद से ये सारे फ्लैट होते जा रहे हैं। वो कोई भी पार्टियां हो, वो चाहे शिवसेना की टूट हो या उसके बाद फिर शिवसेना की टूट को मैं मानता हूं छोटी चीज, क्योंकि शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी कोई बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत शातिर राजनेता मैं नहीं मानता, लेकिन कल जो हुआ है ये तो सबके लिए आश्चर्य की बात है कि क्या शरद पवार जी को बिल्कुल पता नहीं था कि हाँ उनकी नाक के नीचे से उनकी पार्टी निकलती चली जा रही है। वो शरद पवार जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो महाराष्ट्र में पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं खड़कता है। तो ये सारा खेल 2019 में एक बेमेल गठबंधन से शुरू हुआ है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमको लगता है कि अब लोकसभा चुनाव या अगला विधानसभा चुनाव नहीं आ जाता। हाँ, उस समय मुसीबतें आएंगी। अभी विनय जी ने एक चीज इशारा किया था, मैं भी उसको समझ रहा हूं, ये बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सब के बीच इनको साथ लेकर चलना। अभी 1.5 साल भी इनको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा। ये जो कुंभा बंटवारा है देवेंद्र फडणवीस ने, और उस समय जब ये सीटों का बंटवारा करने बैठेंगे ना, तो उस समय तो बहुत ही मुश्किल आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके लिए भी भाजपा को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन मोहिते साहब हमारे साथ हैं जो बहुत एक लंबी और गहरी